स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, जो कि आनुवंशिकी की एक शाखा है। तो हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आनुवंशिकी के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण जो होता है उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और जिस शाखा के अंतर्गत इन लक्षणों का और इन कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में सबसे पहले अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था और उसके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिगुण का नियम उन्होंने इस आधार पर दिया था। इसके अलावा मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी बता दिए थे और लिंग सहलग्नता यानी कि लिंकेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। इसके आगे हमारा जो छोटा सा पार्ट रह गया था आनुवंशिकी का, यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, मानव आनुवंशिकी यानी कि इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से लड़कियों में क्रोमोसोम डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि हम बोलते हैं जीन हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो गुणसूत्र हमारे लिंग के लिए लिंग निर्धारण के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्रोमोसोम जो शब्द है वो सबसे पहले डब्ल्यू वाल्टियर द्वारा दिया गया था। डब्ल्यू वाल्टियर द्वारा क्रोमोसोम सबसे पहले 1848 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें उसके ऊपर ही हमारे जीन लगे रहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि मानव आनुवंशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, क्या होता है लिंग निर्धारण, हम इसमें बेसिकली इस टॉपिक पे फोकस करेंगे। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली लैंगिक जनन के अंतर्गत आती है, यानी कि जब लैंगिक जनन भी होता है उसके बाद ही तो लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए, जो लैंगिक जनन होता है वो बेसिकली एक लिंगी या द्विलिंगी जीवों में होता है। एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल और बायलिंगी यानी कि द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक लिंगी जीव यानी कि यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी जीव यानी कि बाइसेक्सुअल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जो लैंगिक जनन जो होता है वो बेसिकली एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों में यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जीवों में होता है। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझो। एक लिंगी जीव जो होते हैं, एक लिंगी जीवों में जो जनन अंग होते हैं वो नर और मादा के जनन अंग अलग अलग होते हैं, यानी कि नर के जो जनन अंग है वो नर अलग तरीके से पाए जाएंगे और मादा के जनन अंग जो मादा में पाए जाएंगे। इसे कहते हैं एक लिंगी। द्विलिंगी कौन होते हैं? एक लिंगी यानी कि अपन ह्यूमन मानव जो होते हैं वो एक लिंगी कहलाते हैं, और द्विलिंगी वो होते हैं जिनमें नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीवों में उपस्थित होते हैं। एक ही जीव में उपस्थित होना। ठीक है, वो कहलाते हैं द्विलिंगी या फिर बायोसेक्सुअल। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, इसका एक एग्जाम्पल है केंचुआ। केंचुआ में नर व मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जीव नहीं होते नर और मादा, मतलब एक ही जीव लैंगिक जनन कर सकता है। लेकिन एक लिंगी जीव जो होते हैं यानी कि मनुष्य जो होते हैं हमारी तरह मानव, इनके क्या होते हैं कि ये नर और मादा जनन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, यानी कि लैंगिक जनन के लिए दोनों जीवों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि कुछ लिंगी जीव ऐसे होते हैं जिनको देख के
पता चल जाता है कि एक लिंगी यानी कि ह्यूमन, जो कि हमें इनकी रूपरेखा से ही हम समझ जाते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके बाद जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो बेसिकली जब मेंडल का नियम आया था उसके बाद तीन जो साइंटिस्ट थे यानी कि मैकलन, विल्सन और स्टीवन। देखिए, मेंडल के नियम के बाद इन साइंटिस्टों को महसूस हुई कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की खोज की जाए। तो मैकलन, विल्सन और स्टीवन द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया गया और उन्होंने बताया, मैकलन ने बताया कि लिंग निर्धारण के लिए बेसिकली क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि मैकलन ने लिंग निर्धारण की क्रोमोसोम गुणसूत्रवाद को जन्म दिया या खोजा। इनकी मैकलन द्वारा ही लिंग निर्धारण के गुणसूत्रवाद को दिया गया। वाद को दिया गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन्होंने ये बताया था कि जो लिंग निर्धारण एक जो होता है यानी कि लैंगिक जनन के बाद जो लिंग निर्धारण होता है वो बेसिकली आपके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यानी कि गुणसूत्र ही निर्धारण करते हैं कि कौन सा लिंग किसमें नर या मादा होगा। ये सब गुणसूत्रों के आधार पर ही दिया गया था। इस आधार पर उन्होंने बताया था बेसिकली कि जो मानव मनुष्य जो होते हैं उनमें बेसिकली 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं। हमारी बॉडी में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनमें से क्या होता है, जो 44 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। यानी कि 44 जोड़ी गुणसूत्र जो कि समजात गुणसूत्र होते हैं, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहा जाता है इंग्लिश में। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि जो 24 गुणसूत्र होते हैं वो होमोलोगस गुणसूत्र कहा जाता है उन्हें, क्योंकि ये एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा जो एक 23वां जोड़ी जो होता है, 23वां जोड़ी यानी कि जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो बेसिकली आपके लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें लिंग क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली मुझे इनका परफेक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो गुणसूत्र जो होते हैं वो नर और मादा में किस तरीके से पाए जाते हैं। देखिए, जो मनुष्य होता है यानी कि नर में क्या होता है कि 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में समजात पाए जाते हैं, नर व मादा में। ठीक है, समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 23वां गुणसूत्र जो होता है यानी कि 2 गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि 23वां जोड़ी जो होते हैं 2 गुणसूत्र होते हैं वो बेसिकली लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह गुणसूत्र इसमें एक्स वाई पाया जाता है, गुणसूत्र इसमें एक्स एक्स पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या होता है कि जो नर होता है उसमें क्या होता है, जब उसकी वृषण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है यानी कि जब शुक्राणु बनते हैं तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक शुक्राणु से 4 नए शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक सेल से 4 सेलों का निर्माण होता है जिनमें हाफ गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब नर में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक गुणसूत्र से 4 नए गुणसूत्रों का जन्म होता है। उसमें क्या होता है बेसिकली 2 गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि हाफ। ठीक है, देखिए अब इसको इस तरीके से समझिए, तो जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसमें तो आपका एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो 2 गुणसूत्र
पाए जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वाई एक्स गुणसूत्र और वाई, इसको इस तरीके से समझ लीजिए। तो जो क्या होता है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र पाया जाता है उसमें आधे तो मादा की गुणसूत्र यानी कि लड़की के निर्धारण की गुणसूत्र यानी कि एक्स पाया जाता है। जो आधे गुणसूत्र होते हैं उसमें मादा निर्धारण यानी मतलब नर निर्धारण यानी कि जो जिसके लिए लड़के जो क्रोमोसोम लड़के के निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो आधे आधे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो नर लेकिन मादा में क्या होता है कि मादा में जो 23वां जो गुणसूत्र होता है समजात गुणसूत्रों के अलावा यानी कि इसमें जो 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें सारे क्रोमोसोम ही एक्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इस प्रक्रिया को इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखिए ये तो हो गया आपकी नर और ये मादा की सेल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें x और प्लस y यानी कि हाफ गुणसूत्र जो होते हैं वो मादा के होते हैं और हाफ गुणसूत्र होते हैं वो आपके नर के होते हैं, ठीक है। लेकिन मादा में क्या होता है दोनों ही गुणसूत्र आपके मादा के ही पाए जाते हैं यानी कि x गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। अब देखिए जब इसमें लैंगिक जनन होता है यानी कि इनमें निषेचन की प्रक्रिया जब होती है तो जब नर का एक्स गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र जब निषेचित होते हैं तो वहां आपकी लड़की होती है, ठीक है। लेकिन जब ये एक्स मतलब एक्स गुणसूत्र इससे मिलता है तब भी आपकी लड़की ही होती है, ठीक है। लेकिन जब एक्स नर का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र जब निषेचित होते हैं तो वहां लड़का यानी कि बॉय बनता है, ठीक है। इसी प्रकार जब वाई गुणसूत्र एक्स से बनता है तो यहाँ पे भी लड़का यानी कि बॉय बनता है। ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी निषेचन यानी कि इसी प्रक्रिया द्वारा हमारी लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा नया टॉपिक उठाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूँगी, ठीक है।